हेलो। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फोटोसिंथेसिस का लास्ट पार्ट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैम्प पाथवे। सबसे पहले कैम्प पाथवे होता क्या है ना? तो अभी हमने C4 और C3 वाले पढ़े थे ना? हाँ या ना? यस आज हम क्या पढ़ेंगे? कैम्प पाथवे। तो कैम्प पाथवे होता क्या है? जब स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है तब ये वाला पाथवे ऑपरेट होता है। किस टाइप का स्ट्रेस? मतलब वाटर का स्ट्रेस। अगर वाटर स्कैरिसिटी वाली कंडीशन है तब कौन सा पाथवे होगा? हमारा कैम्प पाथवे। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। है ना? अब देयर आर सर्टेन प्लांट्स जिनको हम कौन सी कैटेगरी में बोलते हैं? जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं? वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन में, जहां पर वाटर की कमी हो। तो कैक्टस आप लोग सब जानते हो, यस मैम। वो कहाँ मिलता है? जनरली डेजर्ट एरियाज में मिलता है। हाँ या ना? यस मैम। और डेजर्ट यस मैम। एरियाज में मिलता है ना, दैट मीन्स वहां पर वाटर की क्या है? स्कैरिसिटी है। इसलिए इस टाइप के प्लांट जो भी वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन में मिलते हैं उनको बोलते हैं जीरोफाइट्स। और इसके अंदर जो ग्लूकोज का सिंथेसिस का पाथवे होता है दैट इज कैम्प। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ये एनसीईआरटी में कहाँ है? ये एनसीईआरटी में नहीं है बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट पाथवे। अगर आप नीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे ना तो आपको ये वाला पाथवे एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट आपको ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ओके, मैम 11th के फाइनल में भी आएंगे इसमें से? क्या 11th के फाइनल में भी आएंगे इसमें से? आपके शायद बोर्ड्स वाले में तो नहीं आएंगे बट नीट में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ओके मैम। अब ये कैम्प पाथवे में एग्जैक्टली होता क्या है? यहाँ पर मेन ग्रेड होता है स्टोमेटा का। स्टोमेटा का काम क्या होता है? क्या करता है ये? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। है ना? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यस, ये क्या करता है? गैसेस से। जी, तो देखो स्टोमेटा अगर क्लोज रहेगा तो, और क्या रहेगा? ओपन रहेगा। तो हम यहाँ बात करेंगे डे टाइम की और नाइट टाइम की। तो जो कैम्प प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है? डे टाइम में स्टोमेटा क्या होता है? क्लोज होता है, और नाइट टाइम में ओपन होता है। अगर स्टोमेटा ओपन है तो वहां पर गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा क्या? यस मैम। है ना? तो नाइट टाइम में क्या होता है? CO2 अंदर आ जाता है। पर डे टाइम में वो क्लोज है तो CO2 या O2 ना बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। नो गैसेस एक्सचेंज। हाँ या ना? यस मैम। पर दिन में फोटोसिंथेसिस दिन में होता है या रात में होता है? दिन में। है ना? मैम हाँ बोलो। दिन में होता है ना फोटोसिंथेसिस। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट के अंदर आ ही नहीं पाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा ना। यस मैम। इसीलिए नाइट टाइम में क्या करते हैं? ये जो कैम्प प्लांट्स होते हैं इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं? स्टोर करके रख लेते हैं। तो नाइट में इनने इनको स्टोर करा, फिर क्या करा? इनने डे टाइम में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, और ट्रांसपोर्ट करके फाइनली C3 साइकिल में भेजा। तो क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मेशन होगा C3 साइकिल में अगर CO2 जाता है तो फॉस्फोग्लिसरॉल। ग्लूकोज बनता है ना। अल्टीमेटली बात करो, ये इंटरमीडिएट रिएक्शन नहीं। अगर C3 साइकिल में CO2 को भेजिए तो अल्टीमेटली तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। हाँ या ना? यस मैम। यस। है ना? तो देखो ये जो स्टोर हुआ वो कहाँ चले जाएगा? वहाँ C3 में चल जाएगा ग्लूकोज में। अब दिन में इसके स्टोमेटा क्लोज क्यों होते हैं? ये क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ या ना? यस मैम। तो दिन में ये क्या होता है? ट्रांसपीरेशन आप लोगों ने सुना है वर्ड, जो प्लांट्स के मैम अंदर होता है? यस क्या मैम। होता है ट्रांसपीरेशन? लॉस ऑफ वाटर होता है वो। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो जब वेपर के फॉर्म में प्लांट से वाटर लॉस होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन होता कहाँ है? स्टोमेटा से होता है। तो स्टोमेटा अगर क्लोज रहेगा तो ट्रांसपीरेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा?
नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, देखो ये ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन में है, तो इनको तो पानी को क्या करना पड़ता है, अपनी बॉडी के अंदर स्टोर मतलब बचा के रखना पड़ता है कि जो हमारे पास पानी है वो बचा रहे, अदरवाइज वो नॉर्मल उनकी फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये क्या कर लेते हैं, स्टोमेटा को अपने दिन टाइम में क्लोज कर लेते हैं टू अवॉइड ट्रांसपीरेशन। ओके, दिन में क्यों क्लोज होते हैं, ये बात समझ में आई। टू अवॉइड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपीरेशन को अवॉइड करने के लिए क्या डे टाइम में ये क्लोज हो जाते हैं, पर अगर ये क्लोज है तो गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इसीलिए इन्होंने क्या करा कि नाइट टाइम में इनको ओपन कर लिया और CO2 को अंदर स्टोर करके रख लिया। और जब दिन की बात आई तो ये CO2 को इन्होंने C3 साइकिल में भेज दिया और ग्लूकोज का अल्टीमेट प्रोडक्शन कर दिया। क्लियर है सबको इतनी बात। यस मैम। C4 पाथवे पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि CO2 सबसे पहले किसके पास आता है, पैप के पास। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, ओक्सैलोएसिटिक एसिड। हाँ। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, कैम्प्लाट में CO2 सबसे पहले के पास क्या आएगा, ये पैप के पास आएगा और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आएगा। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेट के फॉर्म में, जो एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ये भी 4 कार्बन है इसके पास और इसके पास भी 4 कार्बन है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। हाँ यार, है ना। फिर ये जाता है वैक्यूल के अंदर। प्लांट सेल पढ़ा है आप लोगों ने, मैम। है ना। यस प्लांट मैम। का एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में बहुत छोटा होता है, हाँ या ना। मैम। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि इस वैक्यूल के अंदर ये मैलेट क्या हो जाता है, स्टोर हो जाएगा। मैंने बोला था ना ये नाइट टाइम में स्टोर कर लेते हैं, तो ये कब हुआ, नाइट टाइम में, है ना। अरे हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। यस मैम। अब डे टाइम में क्या होगा, ये स्टोर कहाँ चले जाएगा, हमारा नेक्स्ट मैलेट जाके क्या हो जाएगा, इस मैलेट का क्या होने वाला है, अब डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ पर -1 CO2 हो जाएगा। और ये CO2 कहाँ जाएगा, हमारा C3 साइकिल में। तो क्या बनाएगा ये CO2 C3 साइकिल में जब जाएगा, तो अल्टीमेट वाला प्रोडक्ट, पीजीए अल्टीमेट वाला बोलो, फाइनल ग्लूकोज। फाइनली ग्लूकोज बन जाएगा। तो कैमलिक ग्लूकोज का प्रोडक्शन कैसे हुआ, समझ में आया। यस मैम। अब ये वापस यहाँ पर एक C3 एसिड भी बचेगा, क्योंकि इसके पास तो 4 कार्बन है, 1 कार्बन इज रिमूव्ड बट 3 कार्बन से आर रिमेनिंग। तो ये C3 एसिड क्या हो जाएगा, वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो देखो अब फर्स्ट वाला आप इसमें पॉइंट पढ़ो, तो फर्स्ट वाले पॉइंट पे क्या है, उन्होंने लिखा है कि जो CO2 है वो पैप के साथ कंबाइन करता है और क्या बनाता है, ऑक्जेलोइक एसिड, जैसे C4 प्लांट्स में होता है ना। ये कहा हुआ मेसोफिल सेल्स में हुआ, और इस को कैटालाइज पैप कार्बोक्सिलेज करता है, ये C4 वाला हम पढ़ चुके हैं ना, सेम यहाँ पे हो रहा है। क्लियर हुआ इतना। यस मैम। यस मैम। ये सब कब हुआ, नाइट में, जब गैसेस एक्सचेंज हो पा रहा है, ठीक है। फिर ये ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड किसमें, मैलेट में कन्वर्ट हुआ, और मैलेट स्टोर कहाँ गया, वैक्यूल में। ये सब भी रात में हुआ, हाँ या ना, हुआ। यस मैम। अब ये दिन में क्या हुआ, स्टोमेटा क्लोज्ड है, दैट मींस क्या होगा कि गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। दैट मींस क्या है, यहाँ पे CO2 एंटर नहीं कर पाएगा। अगर CO2 एंटर नहीं करेगा तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा, हाँ या ना। यस मैम। अब ये जो क्लोज स्टोमेटा की वजह से CO2 नहीं आ रहा था, दैट मींस जो हमारा मैग्लेट वाला था वो क्या हो जाएगा, हम वैक्यूल से बाहर निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 रिमूव कर दिया। यस मैम। अब ये CO2 कहाँ जाएगा, केल्विन साइकिल में, और फाइनली ये केल्विन साइकिल में जाके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बना दिया, है ना। अब देखो ये क्या होता है कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन है उसको मिनिमाइज करता है। मैंने आपको एक थोड़ा सा बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, कुछ याद है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी होता है। नहीं, रुबिस्को वाला कुछ याद है कि रुबिस्को किससे किससे बाइंड कर सकता है। मैम वो ऑक्सीजन एंड कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड कर सकता है। तो जब ये O2 से बाइंड करता है तो जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अब तो नहीं बोलोगे फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। नो मैम।
तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है कि वेस्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें एटीपी भी यूज हो जाता है, ना शुगर सिंथेसिस होता है ना केमिकल एनर्जी सिंथेसिस होता है, इसलिए हम इसको वेस्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हमको रोकने के लिए भी ये हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा जब मैं फोटो रेस्पिरेशन बताऊंगी ना तब आपको समझ में आएगा। अभी ये बस सब समझो कि कैम में क्या होता है कि फोटो रेस्पिरेशन को ये कम कर देता है। ठीक है, यस मैम। अब देखिए हम फिर से ये वाला साइकिल को, स्टोमेटा ओपन है किस टाइम पे, नाइट के टाइम पे, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। किससे कंबाइन होगा, पैप के साथ, पैप के साथ कंबाइन होकर ये क्या बनाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और ये फिर किस में कन्वर्ट होता है, मैलेट। और ये क्या है हमारा यहाँ स्टोर हुआ, दैट C4 एसिड। ये कहाँ स्टोर होगा, वैक्यूम। वैक्यूल से दिन में क्या होगा, इसका बाहर निकलेगा, बाहर निकला ये ट्रांसपोर्टेड आउट, डिकार्बोक्सिलेशन। तो इसमें से 1 CO2 रिमूव हो गई, और ये कहा गई केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल में फाइनली क्या बना देगी ये ग्लूकोज। ग्लूकोज स्टोर होके किस फॉर्म में बनता है हमारा, स्टार्च। है ना? और ये जो आपका C3 एसिड था ये वापस कहाँ चल जाएगा, पैप को रीजनरेट करने में, ताकि जो अगली CO2 है वो भी आ जाए और हम क्या कर ले, ये मैलेट बना के फिर से ये वाला काम करें। क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन है क्या, या क्लियर है नो सब? मैम। एक क्वेश्चन था हाँ, मैम, कैक्टस हमारे लिए यूजफुल कैसे है? हमारे लिए कैक्टस यूजफुल इससे है कि वो भी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है इनटू द एटमॉस्फेयर। सारे प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, और ऑक्सीजन हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अगर एटमॉस्फेयर में कम हो गया तो हम लोग भी नहीं जी पाएंगे, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ऐसे ही सारे प्लांट्स के जैसे कैक्टस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करता है, वो क्या करेगा, वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन को लिबरेट कर देगा, ताकि हमारा जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है इनटू द एटमॉस्फेयर बना रहे। ठीक है, बट वो तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं रहा ना, क्योंकि स्टोमेटा तो उसका क्लोज है दिन में। अरे मतलब आपको कैम्प साइकिल बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, पर किस पाथवे से कर रहा है, कैम्प पाथवे से। कैम्प पाथवे में उनके जो स्टोमेटा है वो क्या है, दिन में तो क्लोज है, गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रहा है, पर रात में तो ओपन है ना। यस मैम। अगर रात में ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगा, यस हाँ। मैम, स्टोर हो जाएगा। प्लांट क्या कर लेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को ही ऑब्जर्व कर लेगा और उसको ना स्टोर करके रख लेगा। जो मैलेट वाला स्टोर वाला है ना, तो वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लिया, और जैसे ही दिन आया तो CO2 तो अंदर आ नहीं रहा है, तो इस मैलेट को ब्रेक डाउन करके वो क्या हो जाता है, CO2 को रिलीज कर देता है। और जब CO2 हमारे पास प्लांट सेल के पास अवेलेबल होगा तो वो क्या कर लेगा, केल्विन साइकिल में एंटर करके ग्लूकोज बना लेगा। तो फोटोसिंथेसिस हुआ या नहीं मैम हुआ। हुआ ना? अब कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम। नो मैम। अच्छा ठीक है, अब देखो ये जो रिबिस्को है वो कौन कौन सी गैसेस से बाइंड करता है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तो कौन सी साइकिल चलती है, C3 साइकिल चलती है। या केल्विन साइकिल। हाँ, केल्विन साइकिल का नाम ही C3 साइकिल है, और अल्टीमेटली क्या बनता ग्लूकोज। है ना? बट अब देखो ये वाला केस देखो, ऑक्सीजन वाला, जब रिबिस्को किससे बाइंड करेगा, ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, तो रेस्पिरेशन। है ना? तो फोटो रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आया, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा रिबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से बाइंड कर जाए उसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ये फोटो रेस्पिरेशन, हाँ मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, वो जो बुक में टेबल 13.1 है ना, उसमें से। अभी हम क्लास के बाद डिस्कस करें, यस मैम। है ना? अभी हम ये पढ़ लेते फिर आप मुझे लास्ट में बताना, ओके? यस मैम, आप इसे फिल भी करवा देना, अपने हमारी मैम ने बोला था पर आ नहीं रही थी। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी फोटो रेस्पिरेशन पे फोकस करो, आपके जो भी डाउट्स है ना हम लास्ट में लेते हैं क्लास के बाद में, ठीक है? तो ये O2 पे या CO2 पे कैसे बाइंड करेगा, कौन डिसाइड करेगा ऐसा, ये डिसाइड करेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस। इतनी बात क्लियर है? कौन डिसाइड करेगा कि रिबिस्को किससे बाइंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ गैस। देखो, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा रिबिस्को उसके पास जाएगा, ठीक है?
यस मैम। यस मैम। अब मुझे यहाँ बताओ कि हमारे पास एक ऐसा केस है जिसमें हमारे पास हाई कार्बन डाइऑक्साइड है और लो ऑक्सीजन है। तो इस केस में रिबिस्को किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के CO2 पास, कार्बन के CO2 पास। तो यहाँ पर क्या होगा? रिबिस्को CO2 किससे बाइंड करेगा? हमारा CO2 के साथ। CO2 और यहाँ पे कौन सा साइकिल चल जाएगा? ये इससे बाइंड करेगा तो C3। 3 अब ये वाला केस देखो कि हमारे पास लो CO2 है और क्या है? हाई O2। इस केस में किसके पास जाना चाहिए रिबिस्को को? O2 और क्या प्रोसेस होगा यहाँ पर अगर इसके पास, water respiration। है ना? तो अब समझ में आया कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोसेस होगी या किसके साथ बाइंड करेगा? क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। अगर ये केल्विन साइकिल में जो हमारा RuBP जब CO2 के साथ बाइंड करता है तो ये PGA बना देगा और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? इससे ग्लूकोज बन जाएगा, है ना? यस है मैम। ना? यस बट मैम। के पास क्या प्रॉपर्टी है कि वो CO2 पे से भी बाइंड कर सकता है और O2 पे, क्योंकि इसका नाम ही देखो क्या होता है, राइबोलोज। मैम अगर कंसंट्रेशन दोनों का इक्वल हो तब किसके साथ करेगा? ऐसा कभी नहीं होगा कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया इसका, क्योंकि देखो अगर प्लांट में रेस्पिरेशन भी होता है तो उसमें ऑक्सीजन लिबरेट होता है, तो गैसियस एक्सचेंज तो कंटिन्यूसली चलते ही रहता है ना। यस मैम। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, तो इसमें गैसियस एक्सचेंज होती है। तो फोटोसिंथेसिस में तो हमारा क्या होता है? O2 लिबरेट होता है, पर जो हमारा फोटो रेस्पिरेशन और नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है उसमें ना CO2 लिबरेट होता है। तो प्लांट तो दोनों ही टाइप के प्रोसेस कर रहा है, दोनों ही गैस को लिबरेट भी कर रहा है और इनटेक भी कर रहा है, हाँ या ना? यस मैम। इसीलिए उसमें जो गैसेस का कंसेंट्रेशन है हमेशा वेरी करेगा, कुछ कम होगा या कुछ ज्यादा होगा, ठीक है? ओके। तो रिबिस्को वाला क्या है कि CO2 और O2 दोनों फाइट करते हैं रिबिस्को के लिए, पर रिबिस्को को ज्यादा कौन पसंद है? CO2। पर अल्टीमेटली कौन डिसाइड करता है कि रिबिस्को किससे बाइंड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस, ठीक है? ठीक है। यस मैम। तो देखो फोटो रेस्पिरेशन और केल्विन साइकिल को हम साथ साथ पढ़ते हैं। देखो RuBP क्या ले रहा है कि O2 भी ले रहा है और CO2 भी ले रहा है। जब इसने O2 को लिया तो कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो गई? फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है? अरे हाँ या ना? अगर ये यस मैम। इसको के पास तो कौन सी यहाँ पे चल जाएगी हमारी प्रोसेस? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या बनाता है? फॉस्फोग्लाइकेट और फॉस्फोग्लिसरेट। फिर ये प्रोसेस ना चलते जाता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है? CO2 लिबरेट हो गई, तो यहाँ पर O2 इन हुई और CO2 आउट हुई। इतनी बात तो समझ में आई ना? यस मैम। यस मैम। साथ ही साथ ये जब प्रोसेस होता है तो इसमें एक ATP क्या हो जाता है? यूज हो जाता है। इस ATP का यूज हो गया, यस है ना? देखो तो इस प्रोसेस में क्या हुआ? ना ही शुगर सिंथेसिस हुई, ना केमिकल एनर्जी कुछ बनी, इंस्टेंट क्या हुआ? एक ATP यूज्ड अप भी हो गया। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेस्टफुल प्रोसेस, ठीक है? मैम। यस मैम। मैम दोबारा बताना। क्या? मैम यही दोबारा बताना साइकिल। लेकिन देखो, मैम इसमें ग्लाइकोलेट और ग्लिसरेट भी तो बन रहा है, इनका भी तो कोई यूज होगा। इनका कोई यूज नहीं है, इसीलिए हम इसको वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोलेट और ग्लिसरेट प्लांट के लिए यूजफुल ही नहीं है। अगर ये यूजफुल होते तो फोटो रेस्पिरेशन का भी कुछ मीनिंग होता होने का, है ना? यस तो मैम फिर मैम ये जाते कहाँ है फिर, या फिर ये कन्वर्ट हो रहे हैं ना। देखो इसने ग्लाइसिन बनाया, फिर सेरिन बनाया, ग्लिसरेट बनाया, फिर वापस RuBP बना लिया, तो ये साइकिल तो कंटिन्यूसली चलते ही जा रहा है ना। पर इसमें जो गैस लिबरेट हो रही है दैट इज CO2 और यहाँ पर O2। इतनी आती, ये सब समझ में आया? यस मैम। इस प्रोसेस का मतलब कोई है ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट ये फिर भी प्लांट्स में होता है। क्यों होता है? जब गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो जाता है ना? मैम। यस है ना? मैम। इस अगर केल्विन साइकिल में ये चले जाएगा तो यहाँ हमारा बन जाएगा ग्लूकोज, और अगर ग्लूकोज का प्रोडक्शन जरूरी है क्योंकि ये क्या है? फूड, तो इसलिए हमारा ये जो केल्विन साइकिल है ये तो फ्रूटफुल प्रोसेस है, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। समझ में आया फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी गैसेस अंदर आती है, कौन सी बाहर जाती है?
अरे हाँ या ना, यस समझ में आया? मैम। यस मैम। यस मैम। C3 प्लांट्स में क्या होता है, रिबिस को दोनों से बाइंड कर जा रहा है और क्या बना लेगा ये, ग्लिसरेट और ग्लाइकोलेट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। इतनी बात तो समझ में आ गई? यस मैम। अरे समझ गए? यस मैम। अब इस प्रोसेस को वेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना ही यहाँ पे कोई शुगर या कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हुआ, ना ही एटीपी का यूज हुआ, मतलब एटीपी का कुछ जनरेशन हुआ, ना एनएडीपीजीएच का। इंस्टेड यहाँ पर एक एटीपी यूज हो गई, है ना? हमारी Yes, वजह ma'am. से एनर्जी की वो भी यूज कर ली और उस यूज का हमको अल्टीमेटली कुछ मिला ही नहीं। इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है? यस मैम। अब C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैंने आपको क्या बताया था कि सब किस पे बेस्ड है, कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड है। तो C4 प्लांट्स में क्या होता है कि CO2 पैप के साथ कंबाइन कर देता है और क्या करता है, ये अल्टीमेटली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है, जो फाइनली क्या करते रहता है, डिकार्बोक्सिलेशन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एंटर करती है, हमारी C3 साइकिल में। तो अगर ये काम हमेशा कंटिन्यूसली चलते रहेगा तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, हाँ या ना? यस मैम। और अगर Yes, CO2 का ma'am. कॉन्सेंट्रेशन है तो रिबिस को ऑक्सीजन के पास जाएगा ही नहीं। अगर जाएगा ही नहीं तो फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं, है ना? Yes. यस मैम। इसीलिए क्या होता है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता है, इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी और यील्ड बेटर होती है, किसके कंपैरिजन में, C3 प्लांट्स के। ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. अब आपने एक टर्म सुना होगा, फोटो ऑक्सीडेशन, सुना है आपने? यस नो मैम। मैम। है ना? इसका मतलब क्या होता है, जब बहुत ज्यादा लाइट हाई इंटेंसिटी की आती है ना, हाई इंटेंसिटी की आती है तो वो क्या होता है, क्लोरोफिल पे अल्टीमेटली रहता है। तो हाई लाइट इंटेंसिटी भी क्या है, प्लांट के लिए हार्मफुल है। तो ये क्या करता है कि क्लोरोफिल जो है हमारा, उसको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। अगर क्लोरोफिल डिग्रेड हुआ दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा। मैम एक बार बताना फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखो, लाइट है, लाइट में बहुत टाइप की इंटेंसिटी होती है, लो भी होती है, हाई भी होता है। तो जब वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी आएगा और प्लांट के ऊपर आएगा तो वो क्लोरोफिल के ऊपर पड़ता है। तो इस लाइट इंटेंसिटी की वजह से क्या होता है कि क्लोरोफिल डिग्रेड होने लग जाता है, खत्म हो जाएगा। अगर क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा हमारे पास तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, है ना? यस मैम। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। बट फोटो रेस्पिरेशन में क्या हुआ है कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर O2 इन होती है और CO2 आउट होता है ना? Yes, अरे हाँ, ma'am. ठीक है। ये एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस है और ये हार्मफुल प्रोसेस है। ठीक है, बस आपको एक थोड़ा सा मतलब डिफरेंस बता रही थी। किसी ने मुझे फोटो ऑक्सीडेशन के बारे में पूछा था शायद लास्ट क्लास में, आई थिंक दीपांशु ने, इसलिए मैं आपको ये बताई थी। ठीक है, बस ये याद रखना कि फोटो रेस्पिरेशन और फोटो ऑक्सीडेशन क्या चीज होती है। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, अब ma'am. ये C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स हमने पढ़ लिए है ना, इनके बीच में डिफरेंस है। तो वही है, देखो कि ये होता कहाँ पर है, यहाँ पर क्रेन्स एनाटॉमी किसके पास होती है, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है। अब इसमें फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ डायरेक्टली। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर दो टाइप, एक तो ग्रेनर और अग्रेनर। ग्रेना आप लोगों को याद है क्या होते हैं ग्रेना क्लोरोप्लास्ट में? अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें जो थाइलेकॉइड के स्ट्रैक्स है उसको हम ग्रेना बोलते हैं, Yes, ma'am. यस मैम। है ना? तो कुछ क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, उनके पास तो ग्रेना बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्रेनल। और अग्रेनल में क्या होता है कि ये जो हमारा ग्रेना है बहुत रिड्यूस्ड होता है। उस टाइप के जो क्लोरोप्लास्ट उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, अग्रेनल। ठीक है? अरे ठीक है। Yes, यस ma'am. मैम। तो C4 प्लांट्स में दोनों टाइप के होते हैं और जो हमारे C3 प्लांट है उसमें सिर्फ एक टाइप का होता है। फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर होता है C3 प्लांट्स में, बट यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। कंपनसेशन पॉइंट में अभी आपको बताने वाली है जब हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, और इनके लिए इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो C3 C4 में आपको एक आइडिया मिल गया, यस मैम। है ना? आप इसको Yes, एक बार ma'am. अच्छे से पढ़ लेना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि C3 कौन से होते हैं, C4 कौन से होते हैं। ठीक है, मतलब मैंने आपको अभी तक जो भी बताया ना C3 C4 के बारे में, उसको हमने एक टेबल के फॉर्म में डाल दिया है। तो क्या हो जाएगा, वो हम थोड़ा पूरा रिवाइज हो जाएंगे एक साथ। ठीक है? Yes, ma'am.
अब नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो कोई भी प्रोसेस होता है उसमें कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं कि उस प्रोसेस को इंक्रीज करेगा या उसका रेट बढ़ाएगा, बट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उस प्रोसेस को क्या कर देगा, इनहिबिट करेगा या उसके रेट को डिक्रीज कर देगा। होता है जैसे हमने बहुत सारी जगह पढ़ा है, एंजाइम्स पढ़े थे, तो यस मैम। ऐसे ही फोटोसिंथेसिस है वो भी सर्टेन फैक्टर से क्या होता है, अफेक्ट होता है। अब यहाँ पर हमारे जो फैक्टर्स है हमने उसको दो कैटेगरी में डाल दिया, एक है इंटरनल एक है एक्सटर्नल, ठीक है। यस। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होंगे, जो प्लांट के सराउंडिंग में प्रेजेंट है और क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में उनका काम है, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन से फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्लियर है इतना? यस मैम। इंटरनल फैक्टर्स कौन से होंगे, जो प्लांट की बॉडी के अंदर है, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल प्लांट फैक्टर्स। इतना भी क्लियर है? यस मैम। तो ये लाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, वाटर, ये सब क्या है, हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स। पर इंटरनल फैक्टर्स की बात करें कि हमारा क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल, CO2 कंसंट्रेशन इनसाइड द प्लांट बॉडी, क्लोरोफिल का अमाउंट, तो ये सब क्या है, हमारे इंटरनल फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दोनों का मतलब समझ में आया? यस मैम। अब लाइट कैसे अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है। पर एक पॉइंट आता है उसके बाद जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक सिंगल फैक्टर नहीं है जो फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा है, सिर्फ लाइट ही नहीं है, साथ ही साथ हमको CO2 कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, इन सब का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो भी हमको मिनिमम अमाउंट में मिल रहे तब प्रोसेस फास्ट एनफ हो जाएगा, हाँ या ना, है ना। यस मैम। तो देखो अगर सिंगली हम लाइट को बढ़ाते जा रहे हैं और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन सफिशिएंट मिल नहीं रहा है, वाटर सफिशिएंट प्लांट में है नहीं, तो अगर ये सब चीजें नहीं है तो उसके बाद तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगा ना। यस मैम। तो क्या होता है, इस पॉइंट के बाद कांस्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो दूसरे फैक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग हो जाएंगे, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसलिए ये प्रोसेस इसके बाद क्या हो लॉ जाएगा। ऑफ लिमिटिंग फैक्टर यही है। नहीं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स मतलब ऐसा ही है पर उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं भी आपको मैम बता। अदर फैक्टर लाइक जैसे वाटर, सनलाइट। हाँ, जैसे लाइट तो यहाँ पर हमारे पास मेन फैक्टर, इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल का अमाउंट हो गया, क्लोरोप्लास्ट का नंबर हो गया, उसके बाद CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये शेप, सारे में से वाटर। अगर एक भी कम हो जाएगा तो हमारा फोटोसिंथेसिस में तो अफेक्ट हो जाएगा ना। तो इस पॉइंट के बाद क्या होता है कि जो दूसरे फैक्टर्स है वो सफिशिएंटली हमको अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर रेट कांस्टेंट। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। अब लाइट के अलग अलग फैक्टर्स या फीचर्स इनको अफेक्ट करते हैं, जैसे लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी, उसको कितनी देर एक्सपोज करा है, ये सब क्या करेंगे, हमारे फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, तो देखो लीनियर रिलेशनशिप मतलब एक सीधा हमारा स्ट्रेट लाइन में ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो क्या है हमारा CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट, देयर इज लिमिटेड इंटेंसिटी लाइट, तो क्या होगा कि हमारा लाइट और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, पर एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स क्या हो गए, लिमिटिंग। इतनी बात समझ में आई? अरे समझ में आई या नहीं? यस मैम। तो यस देखो मैम। जब 10% यहाँ पर फुल सनलाइट मिल जाएगी उसके बाद रेट इंक्रीज नहीं होगा, है ना। यस मैम। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी आई तो मैंने आपको क्या बोला था, कौन सा प्रोसेस होता है, फोटो ऑक्सीडेशन, अभी बताया था, हाई लाइट इंटेंसिटी यस मैम। फोटो ऑक्सीडेशन फोटो होता है। ऑक्सीडेशन होता है जो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस भी अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। ये हमारा, ये बताओ एक्सटर्नल फैक्टर है या इंटरनल फैक्टर है? मैम इंटरनल। इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल है ना, एटमॉस्फेयर में जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है आप उसकी बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये बहुत मेन होता है क्योंकि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 0.03%। आपने पढ़ा होगा ना हर गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, तो सबसे कम जो प्रेजेंट मैम होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर प्लांट के अंदर है तो मैम वो तो इंटरनल होगा ना। हाँ प्लांट की बॉडी के अंदर है तो वो इंटरनल होगा, पर अगर वो सराउंडिंग में है या एटमॉस्फेयर में तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स।
यस मैम, एक्सटर्नल फैक्टर। तो मैम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स में माना जाएगा। हाँ, मेनली हम इसको एक्सटर्नली मानेंगे क्योंकि प्लांट की बॉडी के अंदर इतना कुछ CO2 का कॉन्सेंट्रेशन होता नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली गैसेस एक्सचेंज तो करते हैं जिससे CO2 बाहर से हमको अंदर लेना पड़ता है यस मैम। है ना। तो मेनली जो है हमारा CO2 कैसा फैक्टर है, एक्सटर्नल। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ू। यस मैम। तो देखो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वैसे ही बहुत कम है एटमॉस्फेयर के लिए, इसलिए सबसे ज्यादा मेन फैक्टर या मेन फोटोसिंथेसिस को रोकने वाला फैक्टर कौन सा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? यस मैम। है ना। तो क्या होता है कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन भी हमको एक पॉइंट तक ही चाहिए, अगर बहुत ज्यादा CO2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डैमेजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 0.05% तक इसका कार्बन का हमारा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करेगा। पर जैसे इसके बाद चले जाएगा तो क्या कर देगा, ये डैमेजिंग करने लग जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा होना या बहुत कम होना हार्मफुल होता है, इतनी बात तो आपको पता है ना। यस मैम। ऑप्टिमम अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में है तो वो हमारे लिए काम की है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो काम की लिए। अगर हम बहुत ज्यादा भी खाना खा लेते हैं तो क्या दिखता है, हमारा पेट दर्द होने लगता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है ना। और अगर हम खाना नहीं खाते तो क्या होता है, तो भी हमारे को बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज का क्या होता है, हमको एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। तो CO2 भी हमको एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए। ठीक है, तो लो लाइट इंटेंसिटी पे क्या होगा, C3 C4 प्लांट्स के हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट लिमिटिंग फैक्टर बन गया है ना। हाई लाइट इंटेंसिटी जब होगी, मतलब अच्छा लाइट उसको मिलते जाएगा, तो क्या कर देंगे, CO2 भी उसको अच्छा मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, अरे बाबा ठीक है। यस मैम। यस मैम। कंपनसेशन पॉइंट जो आया था हमारा वो टेबल में, वो क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस लिबरेट होता है और कौन सा हमारा इनटेक होता है, बताओ। इन और आउट कौन सा गैस होता है? इनटेक में मैम CO2 और एक O2 जो आउट होती है ना। O2 आउट किसकी वजह से होती है, बताओ। मैम फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से एक O2 भी है जो कि लिबरेट हो जाती है। यस, जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है वहां से हमारी ऑक्सीजन लिबरेट होती है ना। यस मैम। अब एक फोटो रेस्पिरेशन और नॉर्मल सेलुलर रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस के बारे में भी आप लोगों को मैंने बताया अभी, है ना। यस मैम। कौन सी गैस आउट होती है या इन होती है? ऑक्सीजन आउट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है फोटो रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में रिबस को किसके साथ बाइंड कर रहा था, O2 के साथ ऑक्सीजन बाइंड के कर रहा साथ। था। इसीलिए वो इन होगी और CO2 वो आउट हो जाती है। ठीक है, इतनी बात हाँ। है। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे क्या होगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा, मतलब जो फोटोसिंथेसिस में गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन है और फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन की वजह से गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन है, इस पॉइंट मतलब इसमें जो इक्वल हमारा एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इक्वल हो जाएगा, तो उस इक्वल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन पॉइंट। समझ में आया मतलब? यस मैम। किसी को भी ऐसा कुछ? मैम एक बार टॉपिक रिपीटेड करा दो, मेरी क्लास कट गई थी। हाँ देखो, कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस में गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन है और जो फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन की वजह से गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन है इनसाइड द प्लांट बॉडी, जब इन दोनों प्रोसेस में इक्वल आ जाए, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, यस मैम। यस मैम। है ना। तो जब कंपनसेशन पॉइंट हो जाएगा तो तब क्या हो जाएगा, और CO2 प्लांट के अंदर में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस बन गया है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है ना। यस मैम। मैम इक्वल CO2 होगी या फिर O2 होगी, दोनों ही होंगे या एक दोनों होगी? गैसेस, देखो यहाँ पर हमको दोनों को साथ में लेके चलना है कि जितना CO2 अंदर आ रहा था उतना CO2 बाहर जा रहा है, और जितना O2 बाहर जा रहा था उतना O2 अंदर भी होना चाहिए। मैम लेकिन आपने कहा कि CO2 ही मतलब अब उस प्लांट के अंदर से बाहर नहीं जा सकती, तो मैम ऐसा O2 के साथ भी होगा ना?
CO2 प्लांट के अंदर से बाहर क्यों नहीं जा सकती? मैम मतलब वो अंदर नहीं आ सकती क्योंकि अभी कंसंट्रेशन इक्वल है। देखो, ये जो कंपनसेशन पॉइंट है हमेशा नहीं रहेगा, बस एक ऐसा पॉइंट आता है ना कि जिसपे जो हमारी कंडीशन है वो बैलेंस हो जाएगी। मतलब जितना फोटोसिंथेसिस में गैसियस का क्या इन और आउट हो रहा है, उतना ही फोटो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन को मिला के भी इनका इन और आउट हो रहा है ओके मैम। है ना? तो इस पॉइंट को बस, ये बेसिकली पॉइंट कॉम्पनसेशन पॉइंट का मतलब ये है कि जब गैसेस कंसंट्रेशन इन सारी प्रोसेस में इक्वल हो जाए, मतलब दोनों गैसेस का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है? यस यस मैम। मैम। तो C3 प्लांट्स के लिए 25 to 100 ppm कंसंट्रेशन होता है किसका? कंपनसेशन पॉइंट का। और 0 to 10 ppm किसका है? C4 का। ये क्या है? कंपनसेशन पॉइंट की वैल्यू। आपको याद यहाँ पर यही रखना है कि C4 के लिए कितना कॉम्पनसेशन पॉइंट होता है और C3 के लिए कितना होता है। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक है? यस मैम। है ना? और इसमें एक ऑप्टिमम CO2 कंसंट्रेशन की मतलब मिनिमम CO2 कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो C4 के लिए इसका वैल्यू क्या है? 360 ppm और C3 के लिए है 450 ppm। ठीक है? यस मैम। ये क्लियर हो गया ना आपको? यस मैम। तो C4 प्लांट्स में ये क्या है? ऑप्टिमम कंसंट्रेशन 360 ml और C3 में कितना होता है? 450 ml। ये है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ CO2, है ना? यस मैम। तो देखो लास्ट पॉइंट में क्या है? ड्यू टू रिस्पॉन्स टू हाई CO2 कंसंट्रेशन C3 प्लांट्स शो इंक्रीज फोटोसिंथेसिस एंड हाई पावर प्रोडक्टिविटी। किसी को इसका मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? नो मैम। है ना? ऑप्टिमम कंसंट्रेशन का ऋतिक इतना मतलब है कि मिनिमम कंसंट्रेशन, मतलब इतना सफिशिएंट पता मतलब होना चाहिए, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम। सफिशिएंट क्वांटिटी मतलब ऑप्टिमम। अब क्लियर हुआ ऋतिक आपको डाउट? व्हाट इज ऑप्टिमम? ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो देखो CO2 का कंसंट्रेशन C3 के लिए ज्यादा है ना, कितना है? 450। तो अगर हम हाई क्या करने CO2 प्रोवाइड करते रहेंगे, बहुत ज्यादा अगर हाई CO2 कंसंट्रेशन देंगे तो उनका प्रोडक्टिविटी भी अच्छा होगा। किनका? C3 प्लांट्स का। बस ये, ठीक है? अगर हमको उस क्रॉप का यील्ड बनाना है अगर C3 प्लांट का, तो उसको हमको हाई CO2 देना पड़ेगा। इतनी बात थी। ओके मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? देखो हमारा डार्क रिएक्शन जो हो रहा है ग्लूकोज का सिंथेसिस वाला पीरियड, उसमें क्या हो रहा था कि हमारा जो भी इंटर कन्वर्शन हो रहा था, हमको बहुत सारे एंजाइम्स चल रहे होते हैं। तो एंजाइम्स को काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, हाँ या ना? यस मैम। है ना? ऑप्टिमम हमको टेम्परेचर इसीलिए रिक्वायर्ड होता है। तो जो हमारा C3 प्लांट्स है उसके लिए कितना है हमारा? 15 to 25 डिग्री सेल्सियस। और C4 प्लांट्स कहाँ मिलते हैं? ड्राई और हॉट एरिया से मिलते हैं, इसीलिए उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर भी ज्यादा है, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? यस मैम। इस स्लाइड में वही सब लिखा है जो मैंने आपको भी बताया ना। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है, लास्ट है वाटर। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर वाटर स्ट्रेस है तो क्या होगा? वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन में स्टोमेटा ओपन होता है या क्लोज होता है? क्लोज। और अगर क्लोज हो जाएगा तो उसमें गैसेस एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा, यस मैम। अल्टीमेटली स्टोर CO2 होके रखी कम कर देगा। अगर CO2 कम हो जाता है तो हमारा फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। और वाटर स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? अपने लीफ देखिए, उसमें कभी कभी येलोइश पार्ट भी दिखता है ग्रीन के साथ। सपोज ये वाले जो हमारे पैचेस है, सपोज ये वाले कौन से हैं? येलो वाले दिखते हैं ना बहुत सारी लीव्स में। यस मैम। तो उसमें क्या होता है कि ये क्या होता है? पानी की कमी की वजह से क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यूज का डीकलरेशन होता है। जब वेस्कुलर जो टिश्यूज है हमारे डिस्कलर हो जाएंगे तो वहां के क्लोरोप्लास्ट भी खत्म हो जाएंगे, और अल्टीमेटली अगर क्लोरोप्लास्ट कम हो जाएंगे तो हमारा फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगा। ठीक है? यस मैम। यस। अब हमारा ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर डिस्कस मैम। करेंगे।
हाँ मैम फिजिक्स में एक क्वेश्चन था कि ठंड के मौसम में ना कई बार जो प्लांट्स जो होते हैं ना मैम वो फट जाते हैं, मतलब जो बाहर से उनकी लेयर होती है मैम, वो क्यों होता है? ठंड में प्लांट फट जाते हैं। यस मैम, उनकी जो लेयर होती है वो टूट जाती है ना वहां से ठंड में। देखो क्या होता है कि हमारे लिए टेम्परेचर, अगर प्लांट को काम करना है तो उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया और बहुत ज्यादा हो गया, दोनों ही कंडीशन हार्मफुल है या नहीं? यस मैम। यस मैम। तो हमारा बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है तो जो प्लांट के अंदर की एक्टिविटी होती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सही से नहीं काम कर पाती। क्योंकि उसको जितना टेम्परेचर चाहिए काम करने के लिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए ऐसा यस हो जाता मैम। है ना, क्योंकि ओके टेम्परेचर मैम। अगर कम है या बहुत ज्यादा ज्यादा है, अगर ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर का भी ऑप्टिमम रेंज है, तो वो प्लांट बहुत अच्छे से काम करेगा और कैसा रहेगा, हेल्दी। ठीक है। यस मैम। ठीक है। अब ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? देखो अभी हमारा जो फोटोसिंथेसिस वाला हमने एक क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, इंटरकन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है ना। यस मैम। तो वो कितने सारे फैक्टर्स रेगुलेट कर रहे हैं, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, बहुत सारे फैक्टर्स कर रहे हैं ना। लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रेगुलेटिंग दिस प्रोसेस और नॉट। यस मैम। यस मैम। मैम। इन सारे फैक्टर्स में से जिसका जो हमारा वैल्यू है सबसे कम होगा, वो क्या बताएगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा या कम होगा? कौन डिसाइड करेगा? जिसका हमारे पास क्या है, सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है। डिसाइडिंग फैक्टर है किसका, रेट का। सपोज मेरे पास यहाँ पर CO2 है, वाटर है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर भी सही साइड मिल रहा है, वाटर भी सही साइड मिल रहा है, पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पर सही नहीं मिल रहा है। तो इस केस में हमारा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा होना चाहिए? CO2। CO2 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर। और यही लिमिटिंग फैक्टर क्या डिसाइड करेगा कि हमारा जो प्रोसेस है उसका रेट बढ़ेगा या कम होगा। अगर ये लिमिटिंग फैक्टर की अगर हम वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो रेट है वो बढ़ जाएगा, यस मैम। है ना। और अगर ये इसका वैल्यू कम हो गया, दैट मीन्स इन सब फैक्टर्स होने के बावजूद भी अगर उसका वैल्यू और कम हो जाएगा, फिर भी क्या हो जाएगा, रेट घट जाएगा, घटेगा। है ना। तो जो जिसका वैल्यू सबसे कम होता है वो डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस या कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस है उसका रेट बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, यस मैम। इसमें आ गया। अब ये फैक्टर्स आप एक बार पढ़ लेना जो हमने पढ़े हैं कि कौन कौन से बढ़ाने वाले हैं। इस वाले में आपको देखेंगे इंक्रीज करने वाले, और नेक्स्ट वाले में देखेंगे हमको डिक्रीज करने वाले। ठीक है, यस मैम। यस मैम। सब लोग ये पढ़ लेंगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर ले ताकि हमारा थोड़ा Yes, टेस्ट में ma'am. हेल्पफुल हो जाए, यस मैम। यस मैम। है ना। ये सब आप पढ़ लेना अच्छे से, बिल्कुल। मैं अभी Yes, नोट शेयर ma'am. कर दूंगी, फिर आप ये सब पढ़ लेना, ठीक है। यस मैम। अभी हम थोड़े से क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, सो दैट क्या है कि हमको क्या हो जाए, अल्टीमेटली थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ, मैं एक्चुअली दूसरा स्लाइड खोल रही हूँ इसलिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, अभी विजिबल है आप लोगों को स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन किसमें प्रोड्यूस नहीं होगा जब फोटोसिंथेसिस होगा? ए। किसका आंसर है ए? मैम ए। ऋषिका। मैम दीक्षा। अच्छा, और बाकी लोगों का? जिया, आपका? जिया, शिवानी? मैम ए। अच्छा, अब ए क्यों होगा ये बताओ आप में से कोई भी। मैम क्योंकि ए वाले में मैम सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर। तो वहां पर क्या रिलीज होगा इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन? सल्फर। 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 है ना। हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा था, वहां पर हमने H2A वाली चीज पढ़ी थी, है ना। तो
तो इस Yes, H की ma'am. जगह क्या होता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। जब यहाँ पर H2S होगा तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, सल्फर, है ना। अगर यहाँ Yes, पर ma'am. H2S है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर। इसीलिए सल्फर। इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। बाकी सब में क्या होगा, बी और सी और डी में H2O प्रेजेंट है, ऑक्सीजन दैट मीन्स क्या ऑक्सीजन रिलीज होगा, लिबरेट होगी। O2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन समझ में आया। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट बताओ कि जो हमारे पिगमेंट्स थे वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ मिलते हैं एग्जैक्टली। Thylakoid membrane. Thylakoid membrane. सब लोग आंसर दो फटाफट। मैम थाइलाकॉइड। 3 लोगों के आंसर आए मैम हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। अच्छा, यस थैलेकॉइड। है ना। देखो हमने क्या पढ़े थे, फोटो सिस्टम्स पढ़े थे। फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं, अल्टीमेटली पिगमेंट्स का ग्रुप होते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। और ये क्या काम करते हैं, पिगमेंट्स का काम क्या होता है, Sunlight को ट्रैप करना. यस, पिगमेंट्स का काम होता है लाइट को ट्रैप करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास, A. ठीक है, ए। यहाँ पर लिख देते हो ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में इन चारों में से क्या नहीं बनेगा, Oxygen. Ma'am D. Oxygen. डी मैम ऑक्सीजन। अच्छा ये बताओ कि लाइट रिएक्शन में होता क्या है, कैसे ऑपरेट होता है, कौन मुझे बताएगा कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। हम उसमें splitting of water होता है, various kinds of energy formation होती है like ATP, NADPH. देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आपने बोला, मैम सी। एटीपी भी बोला आपने और NADPH भी बोला, ठीक है। अब ये मैम स्प्लिटिंग सी। ऑफ, सी है आपका आंसर। नो मैम डी। डी है। B. Right करो सब, B. right B. करो H. पहले। Ma'am B. Ma'am B. मैम B. डी डी डी। मैम NADH। अभी आंसर क्यों चेंज कर लिया आप लोगों ने, अभी तो सब ऑक्सीजन बोल रहे थे ना, नो सबने मैम ऑक्सीजन पहले बोला। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, मेरे भाई ने मेरे से लड़ाई कर रहा था इसलिए। अच्छा ठीक है, तो किसने बोला था अभी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होके बनता क्या है, बताओ। Ma'am ATP और Oxygen NADPH. electrons release होते मतलब ऑक्सीजन रिलीज होती है, साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं और H प्लस माइनस। तो अब इनमें से देखो, ये हमारा लाइट रिएक्शन आपने ही बताया, मैंने यहाँ पर अभी आपको कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो आपने क्या बोला, एटीपी भी प्रोड्यूस हो रहा है, NADPH भी प्रोड्यूस हो रहा है और O2 भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो O2 तो हमारे हो ही नहीं सकता, ऑप्शन इनकरेक्ट होगा ना वो वाला ऑप्शन। तो Yes, यस ma'am. मैम। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे, NADH। आपको यहाँ पर NADH दिख रहा है, No, ma'am. Yes, ma'am. नहीं ना, अब याद रखोगे, जल्दी Yes, वाले ma'am. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। टेक एटलीस्ट 30 सेकेंड्स की क्वेश्चन में पूछा क्या है, यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि नॉट वर्ड लिखा है, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चंस में क्या होता है कि नॉट वर्ड लिख लेते हैं और हम जल्दी जल्दी में क्या कर लेते हैं, उसको नॉट को पढ़ते ही नहीं है, तो फटाफट ऑप्शन लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ते और फटाफट आंसर देने लग जाते हैं। तो अब आप लोग ऐसे तो नहीं करोगे, No, नो ma'am. मैम। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना और पूरा एनालाइज करना और उसके बाद लगाना। टेक सम टाइम, जल्दीबाजी हमको नहीं करनी है ना। Yes, ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ कि जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है उसमें H प्लस आयन सबसे ज्यादा कहाँ मिलते थे इन चारों में से। D. डी लूमेन ऑफ मैम डी। डी। अब who will explain कि why your answer is D? Because there is a line in NCERT that indicates प्रोटॉन गिव डी। that हाँ कंप्लीट कोई proton. जो सबसे पहले एनसीईआरटी वाली लाइन किससे थी बोल रही थी, वो पूरा कंप्लीट करो। मैम एनसीईआरटी में लाइन है, उसमें लिखा हुआ है प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा ल्यूमेन में होता है और सबसे कम आई थिंक मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड लिखा हुआ था मैम उसमें। क्यों सबसे ज्यादा होता है, अब ये बता सकते हो। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि आप जो बोल रहे हो कि ल्यूमेन में थाइलाकॉइड में बहुत सारा प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन होता है, किसकी वजह से होता है। मैम स्प्लिटिंग Splitting of water. यस करेक्ट। क्या होता है, हमारा लाइट रिएक्शन जब चलता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट तो हो रहा था,
पर यहाँ पर PS2 में क्या होता है, H2O का फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत सारे H+ आयंस कहाँ आ गए, ये थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में, और कुछ H+ आयंस कहाँ आ रहे थे, स्ट्रोमा से भी आ रहे थे। तो ये सब H+ आयंस बहुत सारे कहाँ पर आ जाते हैं, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड्स। ठीक है मैम इससे Yes, प्रोटॉन ma'am. ग्रेडियंट भी बनता है ना। हाँ, और इन H+ आयंस की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से किसका सिंथेसिस होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, इन H+ आयंस को मैं वापस भेज दूंगी तो क्या बनाएगा, यहाँ पे ATP सिंथेस के थ्रू जा रहे थे, इतना तो याद है। यस मैम। तो क्या बनेगा जब ये H+ आयन हो जाते हैं, ATP। ADP से ATP बनता है। Yes, ma'am. अगर क्वेश्चन Yes, आता है ma'am. कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, तो क्या होगा आपका आंसर, ATP to ATP। यस करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेक्सोस का मतलब है यहाँ पर 6 वाला शुगर, दैट इज ग्लूकोज, 6 कार्बन वाला शुगर। अभी बताओ, मैम 6। मम्मी वाला एक बार आप बता दो। हाँ मैं मैम तो 6। बताऊँ, पहले सबका आंसर मैं सुन लूं, फिर मैं सब बताती हूँ। मैम 6। मैम मैम 6। 6। अच्छा, अभी जिसने लास्ट में 6 बोला वो बताओ कि 6 क्यों होगा। मैम क्योंकि एक बार जब कैल्विन साइकिल चलती है तो उसमें एक बार CO2 बनता है ना, तो इसके लिए मैम हमें 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी, जिससे हमारे पास 6 CO2 हो जाएगा, जिससे हमारे पास ग्लूकोज के लिए 6 कार्बन आ जाएंगे। यस करेक्ट। देखो तो क्या होता है कि जब हमारा कैल्विन साइकिल सबसे पहले चलता है तो ये CO2 एक बार में एक ही CO2 जाता है, एक बार में अगर एक CO2 जाएगा दैट मीन्स हमने सिर्फ एक कार्बन को लिया, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, है ना। अरे हाँ यस है ना, मैम। दैट मीन्स हमको यहाँ पर 6 कार्बन चाहिए, किसको बनाने के लिए, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जब एक बार में एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है तो मुझे ग्लूकोज के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 6 CO2, और 6 CO2 के लिए मुझे कितने टर्न्स लेना पड़ेंगे कैल्विन साइकिल के, 6 अब समझ में आया, जिसने मेरे से पूछा था कि यस मैम। क्लियर हुआ ना। यस मैम। अच्छा, अब ये बताओ कि C4 स्लैंग में जो मैलिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा था या CO2 का फिक्सेशन हो रहा था, वो कहाँ हो रहा था इन चार में से, मैम A। मैम A। और बाकी किसी का आंसर, मैम A। अच्छा अब मुझे आप C4 साइकिल बताओ, C4 साइकिल स्टार्ट कहाँ होता है, मेसोफिल में स्टार्ट होता है या बंडल शीट में होता है, पीजोफिल से पीजोफिल बंडल में। मेसोफिल में होता क्या है सबसे पहले, मेसोफिल में क्या होता है सबसे पहले, मैम आपने बोला कि CO2 आती है, फिर उससे सिंथेसिस ऑक्सैलेटिक बना। ऑक्सैलो एसिटिक बनता है पैक के साथ। CO2 सबसे पहले एंटर क्या करेगा, यहाँ पर एंटर करेगा, किसके साथ कंबाइन होगा यहाँ, पैक। और क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये जो ऑक्सिडो एसिटिक एसिड है इसी को हम मैलिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये मैलिक एसिड कहाँ प्रोड्यूस हुआ, बंडल शीट में या मेसोफिल में, मेसोफिल में। है पीजोफिल। ना। और यहाँ पर बंडल शीट में तो इसका ट्रांसपोर्ट होता है ना, यस मैम तो मैम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बंडल शीट या मेसोफिल, पीजोफिल सेल। Mesophil. मेसोफिल। अभी किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि बंडल शीट होना चाहिए, No, ma'am. नो मैम। है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मम्मी एक बार फिर से बता दो। अच्छा ठीक है, देखो जो हमारा C4 साइकिल होता है इसमें CO2 सबसे पहले किसके पास आता है, पैप के साथ, और क्या बनाता है O को, और OA को क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड। तो ये सारा काम कहाँ होता है, मेसोफिल सेल्स में। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैलिक एसिड का सिंथेसिस कहाँ होता है, मैलिक एसिड आपका कहाँ बना, मेसोफिल में या बंडल शीट में, पीजोफिल। मैम मीजो। तो क्या होगा, मेसोफिल सेल। ठीक है, अब क्लियर हुआ। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब ये जो बंडल शीट सेल्स थे इनके पास कौन सा एंजाइम था,
रुबिस्को। मैम रुबिस्को। 2 लोगों का आंसर है। मैम यस रूबिस। 4 ही लोगों ने, और बताओ। मैम डी। सबका डी है? यस Yes. मैम। यस, करेक्ट ऑप्शन इज डी। वंडर शीट क्या होता है? इसके पास रुबिस्को एंजाइम होता है, और इसी की वजह से यहाँ पर कौन सा साइकिल चलता है? C3। C3 साइकिल चलता है। यस मैम। और मीजोफिल सेल के पास कौन सा एंजाइम होता है? इसको कौन सा एंजाइम होता है मीजोफिल सेल के पास? पैपकेज। पीपी। पेप्टेस, एंजाइम पेप्टेस होगा, पर पीईपी तो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होगा? CO2 का होगा। तो एंजाइम की बात करें तो मीजोफिल आर रिच इन पेप्टेस, और यहाँ पर कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है? रुबिस्को। है ना? तो अब आपको क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा ना कि मीजोफिल के पास कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है और कौन सा एब्सेंट है। अब ये पाथवे आपको क्लियर दिख रहा है एकदम? यस मैम। यस मैम। अब इसमें ये वाला ए है, ये वाला बी है, और ये वाला सी है। इन तीनों के नाम बताओ। तो ये पाथवे है क्या, पहले तो ये बताओ। सेम टू सेम पढ़ाया था मैंने आपको। मैम हैच पाथवे। हैच। मैम हैच एंड स्लैक पाथ। या इसको बोल दूं कि ये C4 पाथवे है, यस मैम। है ना? तो अब Yes. बताओ यहाँ पर क्या होगा और कैसे C, होगा। ए वाले पे C. क्या होगा? मैम मैम सी फिक्सेशन। ऑप्शन, मैम सी। सी ऑप्शन। मैम C4S। सी मैम। इसका आंसर सी है? आप ऐसा बोल रहे हो? फिक्सेशन यस डी मैम। कार्बोक्सिलेशन। सी। यस मैम। चलो सी है। तो फिक्सेशन होके यहाँ पर बनता क्या है? OAA। है ना? और यहाँ पर क्या है, आप बोल रहे हो नेक्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन, उसका मतलब क्या है? मैम एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड निकल डाइऑक्साइड जाता चला है। जाता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड चले तो क्या। और लास्ट वाला बोला आपने रीजनरेशन, तो यहाँ पर किसका रीजनरेशन होता है? पैप का। है। मैम PEP। यस, पैप का। सबको समझ में आया? यस मैम। यस। ऐसा यस है कि साइकिल में कंफ्यूजन है? मैम। जो ऑप्शन बी है मैम, ऑप्शन उसमें तो कौन सा? मैम दो सी और जो डी है मैम वो तो सेम है। COD सेम का है? यहाँ पर देखो रिडक्शन लिखा है, और यहाँ पर मैम बी रीजनरेशन। में। बी में फिक्सेशन है, यहाँ पर ट्रांसएमिनेशन लिखा है, और यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है। सेम मैम है उस क्या? ये भी तो सेम है। क्या सेम है? डी कार्बोक्सिलिक जो है। डी कार्बोक्सिलेशन और ट्रांसएमिनेशन एक चीज होती है क्या? मैम सी और डी मैम वो दोनों एक है ना। सी और डी में यहाँ पर थर्ड वाला देखो, यहाँ पर लिखा है रीजनरेशन, और यहाँ पर लिखा है रिडक्शन। दिख रहा है? यस मैम। कैल्विन साइकिल में हमने स्टेप्स पढ़े थे, कौन कौन से स्टेप्स पढ़े थे? डिजनरेशन, डिकार्बोक्सिलेशन और नहीं नहीं, स्टार्टिंग से बताओ। 3 स्टेप्स थे कैल्विन साइकिल के, कौन कौन से थे? मैम कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। रीजनरेट। रीजनरेशन और रिडक्शन अलग अलग प्रोसेस है या एक ही है? अलग। अलग अलग। मैम अलग मैम अलग। तो थर्ड वाला सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन एक होगा या अलग अलग होगा? मैम अलग अलग अलग। अलग। है ना? अब जिसने पूछा तो उसका डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। है ना? सारे ऑप्शन अलग अलग। अब ये बताओ कि जो हमारा पैप है प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कहाँ है? C2 में, फोर प्लांट्स में। कौन से प्लांट्स में? दोनों प्लांट। मैम कौन से? C4। C4 में थे। और यहाँ पर C3 में कौन सा था प्राइमरी एक्सेप्टर? मैम RUBP। रुबिस्को। RUBP डिबिस्को एंजाइम है, RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर है। और यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम करेगा जब पैप वाले से कंबाइन करेगा तो? केस। है ना? अब क्लियर हुआ ना? एंजाइम और प्राइमरी Yes, एक्सेप्टर तो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये, हाँ बताओ, C3 में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा है? डी। बताओ कौन सा? बी। मैम बी। 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 डी। डी। नो मैम B। बी फॉर बॉल वाला बी। मैम सी। PG है, मैम PG है, B। सॉरी। पहले तो ये बताओ कि प्राइमरी एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है?
अरे कोई तो बताओ। मैम जो CO2 को सबसे पहले मैम एक्सेप्ट करता है ना, वो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। तो अब इसमें से बताओ, आपने इनमें से सुने किसके किसके नाम है, पहले तो ये बताओ, इन चारों ऑप्शन में से आपने किसके किसके नाम सुने हैं? मैम एक पैप का सुना है और एक PGA का सुना है बस। तो मैम सी वाला सी है। अब ये बताओ कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? अलग है मैम। तो जो आपका पीजीए होता है, इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आता है? स्टेबल कंपाउंड में। अब इस मैम क्वेश्चन स्टेबल में क्या कंपाउंड पूछा है, मैम बी है। प्राइमरी एक्सेप्टर या फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड? प्राइमरी मैम एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टेंस। ये तो होगा नहीं। और बाकी लोग बताओ। ई है ना सी है आपका? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में मैम, बी। प्राइमरी। बी। अच्छा, बी पे आ गए क्या? सब आ गए या एक ही आया? मैम बी। देखो, हमने जब C3 साइकिल पढ़ी थी तो हमने RUBP का नाम पढ़ा था, यस मैम। और C4 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है? सबसे पहले CO2 को कौन पैप लेगा C4 में? पैप और यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनता है? सी ए ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देखो, ये टेबल आपकी बन गई प्राइमरी एक्सेप्टर की और किसकी, फर्स्ट टेबल थी। अब ये इस चीज में कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है या फर्स्ट टेबल कंपाउंड क्या है? नो मैम। तो ये इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि C3 में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन से? तो यहाँ पर मैम ये एक बार फिर से बता दीजिए फर्स्ट टेबल कंपाउंड और ये एक्सेप्ट। देखो, जो CO2 को सबसे पहले पकड़ेगा वो क्या होगा, हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। यस CO2 को कैप्चर करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है सबसे पहला, उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। अभी समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस? यस है ना? तो जो हमारा RUBP है उसका फुल फॉर्म पता है किसी को? RUBP का फुल फॉर्म क्या है? रिबुलोस बाइफॉस्फेट। यहाँ पर बी का मतलब क्या होता है, बाई, और बाई का मतलब क्या होता है, टू। है ना? मैम। यस और मैम। इस क्वेश्चन में देखो लिखा है डाई, और डाई का मतलब भी होता है टू। हाँ या ना? यस यस मैम। मैम। यस RUBP को हम RUDP भी तो बोल सकते हैं। यस मैम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। समझ में आया या किसी को कंफ्यूजन है? आ गया। नो नो मैम। मैम। कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ रहे हो? ए ऑप्शन। मैम ए। सबका ए है? यस मैम, बाकी नाम नहीं सुने तो बस ए ही बचा है। तो ये अच्छा, ऑस्मोटिक में ही होता है। मैम यस केमियो ऑस्मोटिक जो थ्योरी होता है, चलो उसमें ठीक है, ATP तो बनता है, पर किसकी वजह से बनता है? बताओ। मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा चलो, अब तो मैंने आंसर ही लिख दिया है कि जो हमारा ATP बनता है हमारा केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, वो किसकी वजह से बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के प्रोटॉन ब्रेकडाउन की वजह से। है ना? तो ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत इजी था ना, क्योंकि दूसरे तो नाम सुने ही नहीं। है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो कि CO2 फिक्सेशन C4 पाथवे में क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है? मेसोफिल सेल। मैम बंडल बाकी शीट। लोग भी आंसर। बंडल मेसोफिल। शीट। क्वेश्चन सबने अच्छे से देख लिया? मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। यस देख मैम। लिया? मैम मेसोफिल सेल। ये बताया था मैंने आपको।
यस यस Yes, इसमें ma'am. नीचे क्या लिखा है? मेसोफिल सेल। CO2 फिक्सेशन। तो ये कहाँ हुआ था? मीजोफिल में। बंडल शीट में तो क्या होगा? C3 साइकिल चल के ट्रांसपोर्ट। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तो अभी कंफ्यूजन तो नहीं है? No, नो ma'am. मैम, बंडल शीट में होगा फिक्सेशन CO2 का। अरे फिर से गलत बोल रहे हो। Mesosome. मैम Mesophyll. मीजल्स में मीजोफिल मैम में होगा ना? मेसोफिल मीजोफिल्स सेल में में होगा। होगा। फिक्सेशन कहाँ होगा? फिक्सेशन मतलब CO2 को सबसे पहले यूज करना। तो CO2 को सबसे पहले यूज कहाँ होता है? मीजोफिल में या बंडल शीट में? मैम मीजोफिल। मेसोफिल। अब किसी का आंसर बंडल शीट तो नहीं है? No, नो ma'am. मैम। चलो नेक्स्ट। और क्वेश्चंस पूछूं या बंद कर दूं क्लास? मैम पूछो, एक्सरसाइज हो रही है बहुत हाँ, अच्छी कोई वाली। ऐसा तो नहीं है कि किसी को लीव मैम मेरे करना को क्वेश्चन पूछना था, वो एक्सरसाइज जो थी टेबल। है? अच्छा, दो तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आप रुक जाना तो मैं आपको बता दूंगी। यस मैम। चलो, ये बताओ कि जो हमारा एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, C4 लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, C4 वाला। तो C4 में पीपी कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? पीपी व्हाट अबाउट अदर्स? मैम ए। नो मैम, बी। बी। मैम पेप कार्बोलाइसिस। मैम पेप देखो, के, पेप कार्बोलीज। पेप का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एंजाइम भी तो पेप्टेस होना चाहिए ना, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। Yes. ठीक है। अब ट्रांस एनाटॉमी पढ़ के आए हो अच्छे से? यस मैम। इन चारों में से बताओ कि बंडल शीट कैसे दिखेंगे? उनकी बॉल्स थिक होगी या थिन होगी? इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होंगे या एब्सेंट होंगे? क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे या कम होंगे? मैम बी। बी और व्हाट अबाउट अदर्स? मैम बी। बी है सबका? यस मैम। देखो, क्रैंस एनाटॉमी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था, Yes, ma'am. है ना? तो ये वाले सेल्स कौन से होते हैं? बंडल शीट सेल्स। ये इतना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। अब ये जो वेस्कुलर बंडल्स है, इनके पास बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इनकी जो वॉल्स होती है थिक होती है। किसकी वजह से थिक होती है? यहाँ पर एक मटेरियल का डिपोजिशन होता है, दैट इज सुबेरिन। और सुबेरिन क्या कर देता है? इनकी वॉल्स को थिक बना देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 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 ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। जब हमारे पास एक CO2 मॉलिक्यूल है तो हमको कितनी ATP चाहिए और कितना NADPH चाहिए? यहाँ पे H2 से कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं H2 लिख देते हैं और कहीं पे NADPH लिख देते हैं। अब तो ये बताओ जो आपने पढ़ा कि ए ऑप्शन कितनी ATP लगेगी? ए ऑप्शन मैम ए। मैम 2 मैम ATP into NADPH2। 8. सबका एक यस मैम ए। यस मैम। एक CO2 जब एंटर कर रहा है, हमको 2 स्टेप्स में क्या लगती है? ATP लगती है। कितना बताया था ना मैंने? मैम सी Yes. लगेगा क्योंकि मैम एक स्टेप में एक और एटीपी लग जाती है, तो 3 ATP प्लस Yes. 2 NADPH। तो जो हमारा रिडक्शन वाला स्टेप में था उसमें तो हमको इतने लग गए थे, पर रीजनरेशन में भी एक ATP लगा था। Yes, ma'am. यस मैम। अल्टीमेटली कितने ATP लगे? 3 ATP और 2 NADPH। यस मैम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। C. ठीक है। सी, आई एम हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट जैसे बहुत टाइम हो गया है तो वी कैन एंड द क्लास नाउ। और बाकी बचे क्वेश्चंस ना, आई विल बी शेयरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ DPP इनटू द ग्रुप्स, तो आप वो सॉल्व कर लेना। ठीक है। Okay, ma'am. ओके। और कि आप लोग ना सारे क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपका ना टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। Yes, ma'am. ओके मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। और जिसका डाउट था वो लोग रुक जाना। ठीक है।